इस समय मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर साहब हैं। इनसे आज हम बातचीत करेंगे। बशीर साहब, हाल फिलहाल में देश के गृह मंत्री का एक बयान आता है और गृह मंत्री कहते हैं कि पत्थरबाज हो या फिर आतंकवादी हो, उनका कोई भी रिश्तेदार या घरवाला उसे नौकरी नहीं मिलेगी। इस स्टेटमेंट से कितना सहमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, हम इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि अगर बाप ने कसूर किया है तो बेटे को सज़ा हो, अगर बेटे ने कसूर किया हो तो बाप की सज़ा हो। और अगर एक कातिल है वो कोर्ट के सामने साबित हो जाता है तो उसको सज़ा होती है, उसकी फैमिली को सज़ा नहीं होती। ये दुनिया का दस्तूर है कि वो जो बच्चे हैं या कोई फैमिली है उसको जिम्मेदारी बनती है उनको पालना है, उनको भूखे नहीं मारना है। क्या कारण क्या है कि इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है देश के गृह मंत्री ने दिया है? कोई आम इंसान नहीं है, देश का गृह मंत्री इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है। इसको दादागिरी कहेंगे और घमंड कहेंगे। घमंड, ये घमंड है। कोई भी किस चीज का घमंड? मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले भी इन कुर्सियों पे जो बैठे थे उनको भी अपने आप में खुदा होने का गुमान था, जिस तरह ये अमित शाह समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी समझते हैं। हर एक आदमी कुछ वक्त के लिए आता है, हुकूमत करता है और चला जाता है, ये याद रखना चाहिए। इस तरह का स्टेटमेंट कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, मिलिटेंसी के साथ लड़ाई लड़नी है, जो कसूर करेगा उसको सज़ा दी जा सकती है, उसकी फैमिली को सज़ा नहीं दी जा सकती। 370 हटने के बाद क्या आतंकवाद में कमी आई है या फिर नहीं? 370 के साथ आतंकवाद को जोड़ना ही गलत है। 370 कुछ और था, आतंकवाद कुछ और है। आतंकवाद को 370 के साथ जोड़ना जो बीजेपी का स्टाइल बना हुआ ये गलत है। मैं आपको बताता हूं कि 370 एक गारंटी थी। जिस तरह आज मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक गारंटियों की बात करते हैं, ये गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। 370 जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 एक गारंटी दिया गया कि यहाँ का ज़मीन का इस्तेमाल यहाँ के ही बाशिंदे कर रहे हैं, यहाँ की नौकरी का हक सिर्फ यहाँ के नौजवान को ही होगा। आज भी जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर उस नौजवान को आप कन्विंस नहीं कर सकते कि उसकी नौकरी हरियाणा वाले को दी जाए, उसकी नौकरी हिमाचल वाले को दी जाए, फॉर दैट मैटर उसकी नौकरी आप पंजाब वाले को दी, कोई नहीं मानेगा। अब ये चूंकि गारंटी थी यहाँ, उस गारंटी की वजह से जम्मू कश्मीर में हालात अच्छे रहे। मिलिटेंसी कुछ और चीज़ है। मिलिटेंसी में कमी आई है। यस, जो हालात नीचे ये पिछले आज की डेट के ऊपर उसमें कमी आई है, मैं मान के चलता हूँ। ये बहुत ऐसा क्या कारण था कि इससे पहले जो है ये कमी नहीं देखने को मिली? आज से पहले 1996 से लेके आज तक जितने भी मिलिटेंसी के साथ लड़ने वाले थे वही ऑफिसर थे, तब भी वही आज भी। किसी ने पुलिस को या फौज को उस वक्त नहीं रोका या आज नहीं रोका। ये स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी बदलती है। पहले कश्मीर में ज़्यादा मिलिटेंसी थे, अब फिर पंजाब जोन में आ गई, कभी किश्तवाड़ की तरफ जाती है, कभी इधर जाती है। ये एक फेज बदलते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मिलिटेंसी का एंड कब होगा रब जानता है, बट होना चाहिए, एंड होना चाहिए, एंड होना चाहिए जितना जल्दी हो सके इसका। और अगर देखें ना, इसके लिए मेंटल सुकून बहुत ज़रूरी है। मेंटल सुकून से अभी भी कश्मीरी जी नहीं रहा है, रजौरी वाले नहीं जी पा रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर लोग नहीं जी पा रहे हैं। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी कुछ वर्षों तक हमें, मुझे लगता है कि इसके लिए। बशीर साहब, अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या मैं अपोजिशन की बात करूं तो धारा 370 पर जो है वो अटकी हुई है जी। धारा 370 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि इन्होंने 370 छीना है, आप हमें वापस पावर दीजिए। और बहुत सारे तो ऐसे नेता हैं जो अपने बयान में ये बोल देते हैं कि हम पावर में आएंगे तो 370 वापस ले आएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि 370 वापस आ जाए? देखिए, पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि 370 में जो मैंने वजाहत की आपसे, जो मैंने आपके सामने रखा कि 370 में सिर्फ यही एक इशू था कि एक तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अपने हिसाब से जिए, उनके पास अपनी स्टेट, अपना कानून था, और उसके साथ साथ ज़मीन का इस्तेमाल और नौकरियों का जो है उनका राइट था। अब अगर 370 को बीजेपी ने हटाने का प्रोग्राम, लेकिन स्टेट को यूनियन टेरिटरी का कहाँ प्रोविजन था? अगर आप ये उसके साथ जोड़ देते हैं तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी क्यों बन गया?
क्या वजह है उसके लिए? क्या आप भरोसा नहीं कर सकते? क्या जम्मू कश्मीर में हर एक आदमी को आप मिलिटेंट की तरह ट्रीट करेंगे? जम्मू कश्मीर के अंदर बशीर साहब, सवाल कुछ और था। जी मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे अभी भी नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम 370 वापस ले देखिए, आएंगे। हाँ। तो क्या इट्स पॉसिबल कि अब 370 वापस आ मैं सकता है? आपको बताता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिव्यू पिटीशन को भी सुनने से मना कर दिया। इस 370 के ऊपर 1964 में भी एक डिसीजन आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट थी। जी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आसमान से नहीं आते हैं, वो भी इसी जमीन पे पैदा हुए। मुझे ये आप बताइए कि 370 में जो प्रोविजन है कि यहाँ की नौकरी, यहाँ की जमीन का इस्तेमाल यहाँ का बाशिंदा करे, ये किसको एतराज है? क्या जम्मू के अंदर जो लोग जिन्होंने ढोल बजाए वो महसूस नहीं कर रहे कि उनको ठगा गया? जम्मू का जो बिजनेस है वो आउटसोर्स हो गया, जम्मू के मिनरल्स आउटसोर्स हो गए, जम्मू का दुकानदार, जम्मू का बिजनेसमैन कैसे वापस आएगा? जनता जानना चाहती है कि कैसे वापस आएगा 370। मैं आपको बताता हूँ। जिस वक्त आप स्टेटहुड बहाल करेंगे, जी, असेंबली बनेगी, बिल्कुल। असेंबली जो है, जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे वो फैसला करेंगे। ये चुने हुए जो आज फैसले हो रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के लोग फैसला कर रहे हैं, इनको किसी ने इजाजत नहीं दी। तो फिर गुलाम नबी आजाद क्यों कहते हैं कि ये पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई वापस कर ही नहीं सकता? पहली चीज है कि गुलाम नबी आजाद साहब को मैं मतलब माने वो झूठ बोल रहे हैं क्या जनता से? ये तो झूठ का तो ये सारा ठेका उन्होंने लिया हुआ है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का नहीं हो सका तो जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या होगा? गुलाम नबी आजाद को जिस कांग्रेस ने यहाँ से उठा के जब तक वो चीफ मिनिस्टर बन के नहीं आया तब तक जीत ही नहीं पाया, वो उनका नहीं हो सका, तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या सोचेगा? ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मूवमेंट है, इट्स नॉट ए पार्टी, इट इज ए मूवमेंट, इट विल रिमेन एज ए मूवमेंट, इट विल कंटिन्यू। माने कि शेख बशीर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब असेंबली बनेगी तो तब जो है धारा 370 को और 35 को वापस लाया जाएगा। जब लोगों को मैंडेट होगा, ये फैसला लोगों के मैंडेट से होता है, ये आम आदमी ऐसे नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा। देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, पीपल आर द बेस्ट जज। जब आप किसी के घर के ऊपर हमला करते हैं, पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, मान के रखें कि 370 हटाया, कैसे हटाया? इसलिए हटाया कि आपने 1 साल तक इस जम्मू कश्मीर को जेल खाना बनाया, 3 एक्स चीफ मिनिस्टर आपने डिटेंशन में रखे, आपने, मेरा ख्याल है इस वक्त भी 5-6 हज़ार या 7 हज़ार लोग जो हैं डिफरेंट जेलों में हैं। चलो मान के चलते हैं, उनको आप रख लीजिए कि भाई वो है। पहली चीज़ मैं कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई वायलेंस हो, लेकिन लोगों के पास जो राइट है वोट करने का, वोट से ही हुकूमत बनती है। बशीर साहब, गुलाम नबी आजाद तो ये कह रहे हैं कि ये तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को तो पहले से ही मालूम था कि 370-35 से हटने वाला था, इसलिए तो वो धारा 370 और 35 से हटने से ठीक 1 हफ्ता पहले तो मिल के आए गृह मंत्री से। 1 हफ्ता नहीं, वो गलत कह रहे हैं 1 हफ्ता। 370 से सिर्फ 2 दिन पहले फारूक साहब, होम मिनिस्टर फारूक साहब, मसूदी साहब और उमर साहब प्राइम मिनिस्टर को मिले। जब मिले, बाहर आके उमर साहब ने मीडिया को एड्रेस किया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कुछ नहीं हो रहा है। और शायद आपको भी याद होगा कि जब वो एक चीज़ हो रही थी, कश्मीर के अंदर फौजें आ रही थी, सिक्योरिटी फोर्सेस आ रहे थे, तो गवर्नर सत्यपाल मलिक से पूछा लोगों ने, उन्होंने कहा कुछ नहीं है जी, जो सत्यपाल आज कह रहा है। देखो ना, आप अगर गवर्नर से कोई चीज़ पूछते हैं, वो कहता कुछ नहीं है, तो फिर किस पर भरोसा करेंगे? था, बहुत से चीजों को पता था। बशीर साहब, आपने भरोसे की बात की, इंडिया लाइंस बना हुआ था भरोसे के बुनियाद पर, लेकिन वो भरोसा जो है वो विपक्ष में देखने को ही नहीं मिला। पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया कि भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, लेकिन विपक्षी आपस में बढ़ गया। एक तरफ महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हमें लड़ना था इलेक्शन, एनसी अपना इलेक्शन लड़ रही है, तो ये भरोसा तो ऑपोजिशन में ही नहीं देखने को मिल रहा है ना। देखिए, पहली चीज ये है कि महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आप कह रहे हैं, इंडिया अलायंस महबूबा मुफ्ती और फारूक साहब के नहीं है। इंडिया अलायंस पूरे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी तो एक पार्ट है ना, पार्ट है। ये मैं आपको बताऊंगा, ममता बनर्जी भी तो लड़ रही है ना, उसने बीजेपी को अपने बलबूते पे बाहर रखा। इसी तरह कर्नाटका में कांग्रेस ने अपने बलबूते पे रखा, वहां उस वक्त अलायंस नहीं था। अब एक चीज महसूस कीजिए कि अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं और उसको किया जाए, अगर बीच में कुछ इधर भी हो गया इधर भी हो गया, लेकिन लोगों ने तो देखना यह है कि अगर एक आदमी खड़ा हो गया कि नहीं, आपने कहा बीजेपी को हटाने के लिए नहीं, बीजेपी का जो स्टाइल है काम करने का, इस वक्त मुल्क में 2 आदमी
रूल कर रहे हैं और डिक्टेटरशिप के तहत कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप की तरह कर रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर और एक होम मिनिस्टर। बाकी बीजेपी वालों को भी कोई नहीं पूछता। अभी तो मैं परसों पढ़ रहा था कि वहां जो गडकरी को भी हराने की इन्होंने पूरी कोशिश लेकिन बशीर साहब, जब गठबंधन था, अलायंस था, की। और सीट शेयरिंग पर जो है वो बातचीत भी हो चुकी थी, तो फिर ऐसा क्या बीच में वो मुद्दा आ गया कि कुर्सी प्यारी हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने हो गई, बीजेपी दूर से तमाशा देख रही है, ठीक है आप दोनों लड़ लीजिए। उनको खुश होना चाहिए कि ये लड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस वक्त ये गठबंधन हुआ, जिस वक्त अलायंस बना, तो उस वक्त उमर साहब ने पहले ही क्लियर किया कि सीट्स जो 3 हैं, जो कश्मीर की 3 सीटें हैं, वो ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी। उन्होंने कहा कि जो सीट जिसके पास है वही लड़ेगा, और वो ऑलरेडी ट्रीट हुई। अब महबूबा जी को शायद ये बात समझ नहीं आई, और फिर महबूबा जी की प्रॉब्लम ये भी हो गई कि जब 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ, तो उसके सारा जो वो टोला था वो एक बीजेपी का साइड वाला बन गया, जिसमें बुखारी है, ये कौन था जिस वक्त जो बुखारी के साथ टीम है, वो कौन है? वो महबूबा जी के ही हैं। तो मैं समझता हूं कि अब लोगों ने इस पर मोहर लगा दी है। अगर एक सीट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी रजामंदी के साथ जो है वो महबूबा मुफ्ती के नाम कर देती, तो शायद इतना बड़ा बवाल देखने को न मिलता। ये मैं और आप सोचते हैं ना, वो मैं और आप सोचते हैं कि अगर शायद ऐसा होता, लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त ये चीज हुई, उस वक्त जो अलायंस हुआ था वो सीट शेयरिंग का नहीं था। अलायंस हुआ था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 5 अगस्त 2019 को फैसले हुए हैं, उसमें इकट्ठे होकर मुकाबला करना है। आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में, तो उस समय भी ये जो दरार है उसके लिए रहनी उसके लिए आपको जो फैसला हुआ है, जो वोट बंद हो गए हैं मशीनों में, 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। ऑन दैट बेसिस हमको सोचना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। अच्छा। और लीडरशिप जो है, जब नया इलेक्शन अनाउंस होगा तो उस वक्त इस बात की करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में अलायंस हो सकता है। मैं इसको मैं चूंकि उस पोजीशन में नहीं हूं कि इस पर कुछ टिप्पणी कर सकूं, लेकिन जब इलेक्शन इसके रिजल्ट्स आएंगे, क्या बीजेपी दोबारा हुकूमत बना पाएगी? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर 3 सीटों में से जो जम्मू में भी, यहाँ तो आज ये कह रहे हैं कि यहाँ तो जम्मू सीटें जो हैं, तो वो कहते हैं कि लाल सिंह जीतेगा, ये तो लोग कह रहे हैं। यहाँ तो ये भी कहते हैं कि ये भी हार रहा है, क्या नाम है, शर्मा भी हार रहा है। लेकिन अब चूंकि लोगों ने बीजेपी आज पहली दफा मोदी वेव नहीं लिखी लोगों में, तो हम समझते हैं कि लोगों ने वोट बंद कर दिया है। 4 जून को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद इस पर बात करेंगे कि क्या होने वाला है। अगर इन फ्यूचर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनाने के लिए किसी के साथ अलायंस करना पड़ता है, और वो पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी हो, तो क्या गठबंधन होगा? पहली चीज ये है कि ये उस वक्त फैसला होगा जब इलेक्शन होंगे। अभी इलेक्शन से पहले कोई बात नहीं की जा सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेरे साथ बातचीत कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर। और अब 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, ये जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना वोट जो है वो देकर तय कर दिया है। 4 जून को पता चलेगा कि अगला देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप लोग एक टॉक से मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।